बच्चों, अब चल रही है आपकी गृह शिल्प के विषय की कक्षा। तो गृह शिल्प में हमने आपको पाठ 6 में प्राथमिक उपचार से संबंधित चीज़ों को बताया था। प्राथमिक उपचार की पहले हमने आपको परिभाषा बताई थी कि डॉक्टर के यहाँ जाने से पूर्व जो भी उपचार हम मरीज को देते हैं या बीमार को देते हैं वही हमारे प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है बच्चों की बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ होती हैं जिसका हमें पहले से थोड़ा सा कुछ उपचार करना पड़ता है। अगर यदि हम नहीं करते हैं तो वो और भी गंभीर रूप ले लेता है। तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पूर्व यदि कोई तीव्र ज्वर किसी को आ रहा है, कोई जल गया है, तो जलना भी जो होता है बच्चों कई प्रकार का होता है, लू लगना इत्यादि चीज़ों में हमने आपको बताया था कि क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या उसके हम उपचार कर सकते हैं। जैसे लू लगने में आप सबसे आसान तरीका जानते हैं कि आम का पन्ना पीना। आम का पन्ना हो गया, पुदीना इत्यादि चीज़ें जो होती हैं, और हमेशा पेट भरा होना चाहिए तो लू कभी भी नहीं लगती है। आपको प्याज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से जलने से संबंधित हमने बताया था कि जलना जो होता है वो कई प्रकार से होता है। यदि कोई अग्नि से जल जाता है, आग से जल जाता है, तो उसको कंबल ओढ़ा देना चाहिए। कंबल ओढ़ाने से क्या होता है कि एयर की सप्लाई आपकी रुक जाती है वहाँ पर। फिर आपका आता है रासायनिक पदार्थों से जलना और तेजाब से जलना। तो तेजाब से जलने में आपको सबसे पहले बताया, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें उपचार करना होता है बच्चों। पानी कभी भी नहीं डाला जाता यदि आप तेजाब से जल गए। उसमें हमेशा अमोनिया का घोल का प्रयोग किया जाता है, उससे धोना चाहिए, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, बेसिक हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो किसी भी अम्ल को क्षार ही जो होता है वो हमेशा न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर बिजली से जलना हमने आपको बताना प्रारंभ किया था। तो बिजली से जलना आज से हम शुरू कर रहे हैं। प्रायः बिजली का करंट लगने पर व्यक्ति जल जाता है। तो बिजली के करंट लगने से भी बहुत लोगों की मौत हो जाती है, परंतु कुछ लोग बच भी जाते हैं यदि उसमें हल्के झटके लगे होते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति जल जाता है करंट लगने से भी। एसी विद्युत, एसी का अर्थ क्या होता है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट। यदि अगर एसी करंट से व्यक्ति जलता है तो क्या होता है, इससे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। परंतु घरों में जो बिजली प्रयुक्त होती है वह डीसी विद्युत धारा होती है, वह डायरेक्ट करंट होता है। इस वजह से जो होता है जल्दी किसी की मौत नहीं होती है। यदि अगर आप ट्रांसफार्मर वगैरह के पास कोई व्यक्ति अगर तार बना रहा है, कोई इस तरह का हादसा होता है, तो वहाँ क्या होता है ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा बल्क में आपकी चीज़ें सप्लाई होती रहती है। इस वजह से वो जो है प्राणघातक साबित होता है, सिद्ध होता है। तो क्या होता है, इससे करंट लगने पर झटके के साथ व्यक्ति दूर गिरता है। आप अक्सर फिल्मों में देखा होगा आपने कि किसी को करंट लग जाता है तो लोग उससे चिपकते जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वास्तव में कि अगर बहुत तेज़ झटका आपको लगता है तो आप बहुत दूर फेंका जाते हैं। इससे क्या होता है, उसका शरीर जो होता है पूरा झंझनाने लगता है। तो इसका उपचार हमें कैसे करना चाहिए, सर्वप्रथम बिजली के मेन स्विच को ही बंद कर देना चाहिए। ये तो सबसे आसान तरीका होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, आपको बिजली की सप्लाई ही बंद कर देनी चाहिए। यदि बिजली की सप्लाई बंद हो गई है तो और उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो व्यक्ति जो होता है वो विद्युत से उसका जलना रुक जाएगा। इसके पश्चात करंट लगे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए हाथों में रबर के दस्ताने पहनकर लकड़ी की सहायता से छुड़ाना चाहिए। रबर और लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स ना होकर ये इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब सुचालक ना होकर ये कुचालक होते हैं। विद्युत के ये कुचालक हैं, मतलब कि विद्युत का प्रवाह इसमें नहीं हो पाता है। तभी तो कहा जाता है कि लकड़ी पर खड़े होकर हमें कोई भी काम करना चाहिए, गीले हाथ से हमें तार नहीं छूना चाहिए, नंगे पैर हमको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ में भी अर्थिंग ले लेता है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियाँ बच्चों में घर में हमेशा ही प्रयोग में लानी चाहिए। घायल व्यक्ति को कंबल उठाकर लकड़ी के तख्ते पर लेटाना चाहिए। करंट लगे भाग पर जलन को कम करने वाला मरहम लगाना चाहिए। यदि दम घुट रहा हो तो कृत्रिम श्वास देनी चाहिए और रोगी को गर्म दूध या चाय देना चाहिए। रोगी को सदमे से बचाने के लिए उसे सांत्वना भी देनी चाहिए। कि मानसिक सांत्वना बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है किसी भी बीमारी को, किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए। आज के समय में जैसे कोविड जैसी बीमारी जो चल रही है बच्चों, उसमें बहुत से लोग तो सदमे से, बहुत से लोग तो डरवश, बहुत से लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सहम चुके हैं। इस वजह से उनको कई तरह की बीमारियां हो जा रही हैं। कोविड तो नहीं हो रहा उनको, लेकिन वो अन्य तरह की मानसिक बीमारियों से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो हमारा मानसिक स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। निर्जलीकरण क्या होता है बच्चों, निर्जलीकरण का अर्थ होता है कि जब आपके शरीर से निर्जल हो जाए, कि जल आपके शरीर की मात्रा से जल की मात्रा जो होती है वो कम हो जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जल जो होता है रक्त में 80% तक जल होता है। वही तो हमारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, आपके जितने भी लवण होते हैं उनको कंडक्ट करता है, उनको हमारे शरीर में फ्लो कराता है, उनको
बहने में सहायता मिलती है। तो निर्जलीकरण होने का मतलब होता है कि पानी ही तो जीवन का आधार होता है। हमारा शरीर भी जो होता है वो 75% तक पानी से ही बना होता है। तो यदि किसी कारणवश शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो इसी को हम निर्जलीकरण कहते हैं। तो किस तरीके से निर्जलीकरण हो सकता है बच्चों? तो निर्जलीकरण जो होता है वो बार बार दस्त होने से या उल्टी होने से हो सकता है। उल्टी जब बार बार होती है हमको, या दस्त हमें बार बार होने लगती है, डायरिया जिसको कहा जाता है, उल्टी और दस्त आपको दोनों एक साथ होने लगता है, तो इस तरह की प्रक्रिया में निर्जलीकरण हो जाता है। तो हमें ORS का, WHO ORS का घोल का नाम आपने सुना होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन उसको कहा जाता है बच्चों। उसका फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखना चाहिए। उसमें क्या किया जाता है कि ओरल का मतलब मुंह से पीना, रिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन क्या हो जाता है, आप डिहाइड्रेट हो गया आपकी बॉडी, हाइड्रेट वर्ड जो होता है वो पानी से संबंधित होता है, और डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेशन ही तो कहा जाता है निर्जलीकरण को अंग्रेजी में। तो ओरल रिहाइड्रेशन, डी और री दो शब्द आ जाते हैं आपके। लक्षण क्या हो जाते हैं बच्चों आपके निर्जलीकरण में? शरीर कमज़ोर हो जाना, हाथ पैर का ठंडा होना, थकान महसूस करना, किसी कार्य को करने की इच्छा न होना, और प्यास लगना। जब आपके शरीर में पानी की मात्रा नहीं है तो आपको प्यास बार बार लगेगी। उपचार इसका क्या होता है कि 1 चम्मच जीवन रक्षक घोल, उसी को WHO ORS जो कहा जा रहा है, जीवन रक्षक घोल उसको हिंदी में कहते हैं, 1 गिलास पानी में डालकर कई बार हमें उसको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते रहना चाहिए। उसमें होता क्या है बच्चों, यदि आपके पास जीवन रक्षक घोल नहीं है, ORS आपके घर में उपलब्ध नहीं है, तो आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे, उसमें हल्का सा नींबू डाला जाता है और पानी को पिया जाता है उसका घोल बना बनाकर। तो ये भी आपका उसी तरीके का कार्य करता है। अगर घर में जीवन रक्षक घोल तुरंत ना हो तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी प्लस 1 चुटकी नमक मिलाकर पिलाएं, और रोगी को एक चम्मच घोल को कई बार सेवन कराने से विशेष लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा निर्जलीकरण के बाद आपकी दूसरी चीज़ आती है चोट लगने पर क्या होता है। सिर में चोट यदि किसी व्यक्ति को लग जाती है तो सिर में चोट लगने के कारण वो व्यक्ति क्या होता है, उसको क्या प्राथमिक उपचार देने चाहिए या उसके क्या हमें उपाय करने चाहिए। कभी कभी सिर के बल गिरने अथवा किसी कारण से सिर में चोट लगने पर सिर की हड्डी टूट जाती है। सिर की हड्डी टूटने से प्रायः व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसके साथ कभी कभी मस्तिष्क को भी हानि हो जाती है। मस्तिष्क को जब हानि होती है तो उसको ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित उपचार हमें करने चाहिए। सर की चोट को तो कभी भी बच्चों आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि सर की चोट को कभी भी आप ऐसे लापरवाही से मत लीजिएगा, उसको हमेशा सावधानी पूर्वक लीजिएगा, क्योंकि सर आपका मस्तिष्क जो होता है बहुत, ऐसे तो शरीर का हर अंग आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, परंतु मस्तिष्क ऐसा चीज़ है जो कि एक बार यदि डैमेज हो गया, यदि उसमें क्षति पहुंच गई, यदि उसमें चोट लग गई तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और एक बार यदि वो बिगड़ गया तो इंसान जीवन भर के लिए वो जो होता है वो अपाहिज की भांति हो जाता है। यदि हाथ पैर से व्यक्ति नहीं काम करता है, मस्तिष्क से अगर स्वस्थ है तो वो अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। जैसे कि बहुत सारे, अरुणिमा सिन्हा एक थी आपकी पर्वतारोही थी, लेकिन उनका पैर नहीं था। सोचिए वो पैर नहीं होने के बावजूद वो पर्वत पर चढ़ गई। तो हाथ पैर यदि नहीं है और इस तरह की जो विकलांगता होती है उसको, तो फिर भी मस्तिष्क दिमागी रूप से यदि आप स्ट्रांग है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं, उसको आप झेल सकते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क से आप विकलांग हो गए तो आपका जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। स्वयं तो आप परेशान होते हैं, आपके साथ साथ बाकी लोग भी परेशान होते हैं। तो सिर की चोट को हमेशा हमें सावधानीपूर्वक देखना चाहिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि घायल व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाना चाहिए जिससे उसका सिर ऊपर की ओर उठा रहे। यदि सर में चोट लगी है तो सिर हमेशा ऊपर की ओर उठा रहे, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आपका लगातार बना रहे। सिर को एक ओर घुमा दें। यदि कान से रक्त बह रहा है तो उसे नीचे की ओर कर दें। किसी साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर घायल व्यक्ति के सिर पर रखना चाहिए। यह सब उपचार हमें ज़रूर करने चाहिए। रोगी का कपड़े ढीले कर देने चाहिए। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो बेहोशी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, और घायल को निगरानी में रखें तथा उसे उठने व खड़ा न होने दें, क्योंकि उठने या खड़े होने में हमें बैलेंस की आवश्यकता होती है, हमें अपना संतुलन बनाना होता है। तो जब मस्तिष्क आपका नहीं काम कर रहा है, जब उसमें चोट लग चुकी है, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो उसे उठने या खड़े होने के लिए नहीं कहना चाहिए। यदि अगर उठने या खड़े होने की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति को सहारा देकर खड़ा करना चाहिए। तुरंत डॉक्टरी सहायता जरूर लेना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है बच्चों, तो आज आपने देखा कि सिर में चोट लगने से क्या क्या हमें क्षति हो सकती है। तो सिर में चोट लगने के कारण हमें ये सब समस्याएं आ सकती हैं। निर्जलीकरण हमने देखा, निर्जलीकरण के साथ साथ हमने बिजली से जलना देखा। बिजली से जलने के बाद आपका दिया हुआ हड्डी का टूटना, परंतु बच्चों हड्डी का टूटना आज हम नहीं देखेंगे, इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। उसके पहले आप जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको याद करते जाएं और सावधानीपूर्वक उसको कॉपी में थोड़ा थोड़ा नोट भी करते चलें। बाद में जो प्रश्न अभ्यास आएंगे उसको भी आपको साथ में हल कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद बच्चों।